एपिसोड नंबर 35। बाब हफ्तम कि मैं हूँ तबाही के धाने पर। तुमको मालूम है वो शख्स कैसा होता है? वही जो जो हो तबाही के धाने पे। मुख्तलिफ आवाज़ें ना उठाओ, बड़े बड़े फ़लसफ़े ना सुनाओ, है कर पता रखो तो सादा सी बात बतलाओ। हुआ है सारा मजमा चुप सा, क्यों है ठहरा तुम्हारे चेहरे पे रंज अलग सा? हाँ मालूम है तुम पे लगे इल्ज़ाम कहीं, हाँ जानू मैं तुमने झेले तूफान सभी। वो था माजी ये है हाल, फिर क्यों किए हुए हो हाल अब भी बेहाल। माजी में थी तबाही आफत रुकावटें सख्ती, मगर तुम्हारे होश से रहे कमाल। ये पैर है रोक रहा सांस तुम्हारी, सारी दुनिया हो पड़ी है खिलाफ तुम्हारी। तुमसे छूट चुके अपने अब साजिश रचाए हैं अखियार तुम्हारे, थे जो भी अब करो ख़त्म वही ज़िंदगी से इख्तलाफ तुम्हारे। तबाही थी तब भी है अब भी, रहेगी अब से असल तक भी। तुमको करना है चुनाव, रहना है अंधेरों में या फिर लाना है बदलाव। तुम्हारा लहजा तुम्हारी बातें तुम्हारी सांसें, लाओ उनमें ठहराओ। जो गुजर चुके किस्से जो दिल के टूटे हिस्से, अब ना उन्हें दोहराओ। भरो जख्म माजी रहो रंगे महफिल, रौनकों से दिल बहलाओ। मेरी बातों पे क्यों देखते हो मुझको हैरत से, या मारना चाहते हो मुझको गैरत से? हाँ तुम रंजो अलम के मारे और मेरे मशवरे, खुशियों कहकों के सहारे हो तुम तबाही के धाने पे। और मेरे किस्से हैं जहाँ बाजुओं के बारे, अजीज़े मन दहाने की एक खासियत है। जानना चाहते हो वो क्या पुरसरारियत है? बस एक कदम, सिर्फ एक कदम है लेना, पीछे जिंदगी रहेगी गुलाम तुम्हारी आगे। दाना कभी भरम है, कभी गैर हकीकी, कभी पूरा ख्वाब और कभी स्याह हकीकत। सिर्फ एक कदम लो, पीछे फिर देखो, ज़ात बदलते तुम, हालात पलटते, साख संभालते तुम। न ज़ात अपनी रोलो तुम, न ज़ख्म किसी के आगे खोलो तुम। दाना बस साना है, आगे मूंदो हाथ सीने पे बांधो। लो नाम अल्लाह रखो सीना जोड़ा, और आओ वापस आने से। जॉगिंग ट्रैक के दोनों अतराफ में लटकते दरख्तों के दरमियान मेरी गंभीर ने जिसे देखा था, वो चेहरा उसे सारी जिंदगी याद रहने वाला था। मजबूत कदम, चाल में तमकीनियत लिए कोई उसके सामने आकर रुका तो मेरी चंद पल उससे नजर नहीं हटा सका। जोरेस कहता था हम एक खानदान हैं, क्योंकि मेहदी उसका भाई है और मैं मेहदी की भाभी। हम खानदान है ना मेहदी? उसकी आवाज़ भारी थी, जसामत मजबूत, मोटे होंठ और चमकती रंगत वाली जायशा उसके सामने खड़ी थी। स्याह काफ्तान में मलबूस वो गर्दन उठाए मेहदी की आंखों में दिख रही थी। मेहदी शल सा उसे देख रहा था। वो आगे आई, बर्फीली ठंडी नसें मेहदी के चेहरे पे जमा दी। हम खानदान हैं ना मेहदी? उसे सरगोशी की। मेहदी बगैर कुछ कहे धीरे से बेंच पे बैठ गया। उसके हवास शल थे, काफी देर तक वो कुछ कह नहीं सका। तुम मेरी दोस्त थी जे। तुमने मुझे तबाही के धाने पे खड़ा कर दिया। मेरी जहनी सेहत खराब है, मैं हेलुसिनेट करने लगा हूँ। मैं स्टेज पे खड़े होकर अल्फाज भूल जाता हूँ। तुम वो कहते हुए रुका, शाकिन निगाहें उठाकर उसे देखा। हम खानदान थे जे। आखिरी बात में दर्द पहना था। तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली थी ना? तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा सुकून है, अगर मैंने वही छीना तो अब इतनी तकलीफ क्यों? जायशा का लहजा सपाट था। वो मेरी से जरा फांस से भी बेंच पे आ बैठी। मैं बेकसूर था, मैं उस रोज़ भी बेकसूर था। जाशिया, ओ खुदाया, तुम्हें मेहदी पे भरोसा नहीं है? वो जैसे बेबस हुआ हो, चाहने के बावजूद वो चीख ना सका। तुम कभी किसी दौर में बेकसूर नहीं थे मेहदी। तुमने उस रोज उसे बुलाया क्योंकि मैं नहीं जानता था जोरेज उस हाइस का सबूत साथ लेकर आएगा। मेहदी ने उसकी बात काटी। जाशिया की सख्त आंखें लहजा भर को हर्ट हुई। सख्त हर्ट, दुनिया जाका गर्व उन आंखों में था। तुम जानते थे वो लोग उसे मार देंगे, तुम जानते थे ना मेहदी? एक पल को इस्लामाबाद की हवाएं साकिन हो गई। आवाज से ऑक्सीजन गायब हुई। मेरी गंभीर को बेख्तियार सांस लेने में दिक्कत हुई। उसका दिल इतनी जोर से धड़का कि मेरी को यकीन न आया। उसे मारा गया, क्योंकि ये तय था, ये उसी रात तय था जब तुमने उसे कॉल की थी। मैंने उसे रोका था। वो कहते कहते रुकी।
पलक में आंसू का कोला सटका। लेकिन सोरेस बिन रयान दोस्तों को मुश्किल में नहीं डालता था। उससे कहा था जब मौत उसकी तरफ आएगी तो मेहदी मुआहदे तोड़ देगा, तुमने नहीं तोड़े। मलामत से मेहदी का सर झुका। सो ये भेद अब खुला था, यही कि मेहदी गंभीर को सोरेस के मरने का अफसोस नहीं था, बल्कि उसे मरवाने का गिल्ट था। तुम ये बताओ मेहदी, क्या दुनिया दोस्त से ज़्यादा अजीज थी? तुम्हारी रेपुटेशन, तुम्हारा करियर, तुम्हारी शनाख्त, क्या ये मेरे जोरस से ज़्यादा कीमती थी? वो जवाब चाहती थी। मेरी की आंखें गीली हो गई, दिल का कर्ब बढ़ गया। मेरी ज़िंदगी में बहुत मसाइल हैं जे। वो बोला था, वाह शिकस्ता थी। मेरा बचपन मेरे माँ बाप के बगैर था और मेरी जवानी बेसुकून थी। मेरी बहन ने मुझ पे गिव अप कर दिया और मेरा भाई मुझसे नफरत करता है। किसी भी इंसान का दिल तोड़ने के लिए इतना काफ़ी होता है कि उसके खून के रिश्ते उसे छोड़ दें, और अगर साथ रहें तो नफरत करें। उन सब के दरमियान मेरा कंफर्ट, मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी, आज़ादी सब ट्रैवल था। तुम लोगों के लिए ट्रैवल सिर्फ हो सकता है, मेरे लिए ट्रैवल सब है। मेरा करियर, मेरी रेपुटेशन, ये एक दाग मेरी सारी ज़िंदगी को तारीक कर सकता था। बादल छा गए थे, हवा एकदम ठंडी सी हो गई। दिन शाम का मंजर पेश करने लगा। एक इंसानी जान हर ट्रैवल, हर मता से ज़्यादा कीमती होती है। स्याह मोटे होंठ फड़फड़ाए। तुमने सही कहा, मगर मेरे लिए वो जान मेरी अपनी थी। मैं विक्टिम या विलन नहीं हूँ, मैं बस एक किरदार हूँ जिसे कभी समझा नहीं गया। वो रुका, गर्दन मोड़कर अपने साथ बैठी लड़की को देखा। तुमने ज़ेनिया को हिंट क्यों दिए? मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, ना दोस्ती ना दुश्मनी। हिंट छोड़े ताकि अगर उसे अपनी जान अजीज है तो दूर हट जाए। वो समझदार थी और खतरनाक भी। मेरी उसके माथे पे निशान को देखते हुए बड़बड़ाया। बेख्तियार गवादर का वो किला याद आया, सीनिया के धड़ाधड़ किए वार याद आए, जंगली और बहादुर भी। वो अपने माथे को छूते हुए बोली। चंद पल की खामोशी के बाद वो दोबारा बोली, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, सो आज यहाँ आना पड़ा ताकि वो मुझसे दूर रहे। मैंने उसे एक वीडियो भेजी थी। कैसी वीडियो? मेरी रूह मोड़कर मुकम्मल उसकी जाने मतवज्जा हुआ। तुम्हारी इंस्टाग्राम से डिलीट शुदा वीडियो, जहाँ तुमने मेरी मंगनी में मेरे खानदान की हैसियत से शिरकत की थी, जिसका कैप्शन खानदान था। मेरे के चेहरे पे साया सा लहराया। जाशिया अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मुझे जब जिस दिन मौका मिला मैं तुम्हें चांद से मार दूंगी। अपने वक्त का इंतजार करो मेरी। तुम अगर मुझे मारने की कोशिश करोगी तो मैं जीने की ख्वाहिश करूँगा, और जब मैं जीना चाहूँगा तो तुम मुझे मार नहीं सकती। मुझे बचाने वाले बहुत हैं जे। तुम तबाही के दहाने पे हो मेरी, अपने वक्त का इंतजार करो। वो लंबे लंबे टक भरती वहां से चली गई। मेरी ने धीरे से सर को बेंच पे रख दिया। हाँ वो खौफसदा था, एक सैराब से। हाँ वो परेशान था, एक अत्ते की कुव्वत से। हाँ वो तकलीफ में था, एक गैरशनासा दिल को जकड़ने वाले ताकुबकार से। मगर जो उसके सामने था वो एक इंसान था, और मेरी को लोग डराते नहीं, फैसिनेट करते हैं। एयरपोर्ट के अहाते में खड़े दो नुफुस एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सुनहरी आंखों में बेतहाशा कर्व था, और बलाज की से आंखें एक अनजाने हज्जे की तहत साकित थीं। सीनिया हाकिम ने पलकें झपकाकर उसे देखना चाहा, मगर आंसुओं के पार उसे वो शख्स धुंधला नजर आया। उसे सीने पे हाथ रखा, उससे अपनी धड़कन बंद होती महसूस हुई। उससे आंखें बंद कर खोली। गरम गरम आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। वो शौक में थी। कदम लड़खड़ाए तो बलाश ने सहारा देना चाहा, मगर वो बिदक कर दूर हटी। सांस, हाँ उसे सांस नहीं आ रहा था। ये झूठ था, झूठ था, बोलो, था ये झूठ था? उसके लबों से फंसी हुई सी आवाज़ निकली। बलाज ने सर को नदामत से झुका लिया। ये वो लम्हा था जब सीनिया ने अपने जिस्म से जान निकलती महसूस की। वो बेदम होकर घुटनों के बल फर्श पे गिर पड़ी। लब मुकफ्फिल हुए, कभी न खोलने के लिए। रूह फना हुई और जान कब्ज होने लगी। ऐसी तकलीफ तो किसी मरने वाले को भी नहीं होती होगी। लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। वो फर्श पे बैठी थी, जुबान से खामोश, आंखों से दास्तान कहती हुई। वो जीनी हाकिम थी। मसाइल से पहले उसके पास हल आते थे, लेकिन इस बार ये वाकया कोई मसला नहीं था, ये बेवफाई थी। उसे याद नहीं आया कि उससे गलती कहाँ हुई थी। अम्मा ने कहा सब्र करना, उससे किया। शेजल ने कहा अपने शोर के लिए एफर्ट्स करो, उससे की। दीन ने कहा शोर को नाराज करके सोना मत, उससे हर बार उसकी नाराजगी दूर की। उसके साथ देखते हुए उसने कभी फरमाइश न की।
वो माफ़ नहीं करती थी, मगर अपने पैसे बर्बाद करना माफ़ किया। इस वक्त वो तबाही के धाने पे थी और उसे मालूम नहीं था कि उसे यहाँ लाने वाला कौन है। बलाट सर झुकाए नदामत से खड़ा था। उसे साथ ले जाने वाले चंद सूटेड बूटेड अफराद हर शय से बेनियाज खड़े थे, यूं जैसे ये ड्रामा ख़त्म हो और वो जा सके। एयरपोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ उसके करीब चला आया। वो अब उससे उसका मसला पूछ रहे थे। सीनियर ने कुछ कहना चाहा लेकिन जुबान मुकफ़िल, उससे हाथ के इशारे से कुछ कहना चाहा लेकिन जिस्म सुन। आंसू थे जो दर्द कहते थे, दिल था जो कर्ब सदा था, और ज़िंदगी थी जो तारीख हो चुकी थी। सिक्योरिटी स्टाफ अब बलात से कुछ कह रहा था। उसी अस्थान में 3-4 लंबे तड़ंगे सूटेड बूटेड मर्द भी उसी तरफ चले आए। ये आदमी बलाज का प्रोटोकॉल थे, अब वो आम आदमी नहीं रहा था। मेरी बीवी है, इसे बस मेरे जाने का सदमा है, मैं फिक्स कर लेता हूँ, प्लीज़ थोड़ा वक्त दें। वो सिक्योरिटी अफसरान से कहता जीनिया के करीब आया, उसे कंधे से थामकर अपने साथ खड़ा किया। वो अब भी शल थी, आंखें गैर मुराई नुक्ते पे जमी थी और दिल की धड़कन उसे गैर ज़रूरी लगी। बलाज अब उसे अपने सहारे कहीं ले जा रहा था। वो उससे कुछ कह रहा था लेकिन जीनिया अल्फाज प्रोसेस न कर सकी। वो शायद उसे किसी प्राइवेट लॉन्च ले आया था, एसी की ठंडक नर्म सोफे उसे यही महसूस करवा सके। उससे बलाज को अपने करीब बैठते हुए महसूस किया। वो पानी की बोतल उसके लबों से लगा रहा था, फिर उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बैठा। जीनिया शलती और शल ही रही, आंसू गिरना बंद हो चुके थे। उससे जख्मी नसें उठाकर बलाज को देखा। वो नम आंखें लिए उसे ही देख रहा था। जीनिया का दिल कटकर दो हिस्से हुआ। उससे अपने हाथ छुड़वाए, पैर बेंच पे ऊपर को कर लिए और बाजू अपने गिर्द बांध लिए, घुटनों पे सर गिरा लिया। बलाज उसे देख कर रह गया। लब काटते हुए वो कई पल यूं ही बैठा रहा। कई सालों बाद वो उठकर उसके पैरों के करीब आ बैठा था। मुझे माफ़ कर दो जीनिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठा। सीने ने गीली शाकी आंखें उठाकर उसे देखा। मैंने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए थे बलाज, वो कह न सकी। उसकी आंखें कहती थी। मैं तुम्हें आसाइशात देना चाहता था, मैं तुम्हें अच्छा, सबसे बेस्ट देना चाहता था। मैं सिर्फ साथ चाहती थी, आसाइशात कब मांगी थी, वो बस सोच सकी। मुझे पता था तुम्हें तकलीफ होगी, मैं जानता था तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हारी ये हालत होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने कहा था मैं माफ़ नहीं करती। अल्फाज अब भी हलक में फंसे रहे। मुझसे गलती होगी जीनिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी बलाजमीर। उससे आंखें उठाई, भरम टूटा हुआ, दिल शिकस्ता, लहजा मुस्तकिम। अब की वो बोली थी, वो हार मानने वालों में से ना थी। वो अपना वक्त ले चुकी थी और अब उसके पास हल था। तुम्हें मेरे बगैर ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बलाजमीर, उससे दोहराया। उसकी खोखली आवाज़ में रंज था, तैश भी। आज जाकर भी जीनिया हाकिम अपनी आवाज़ को रोबदार ना बना सकी। जिस लड़की को उसके घर के मर्द तोड़ देते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी कुछ नहीं जोड़ पाती, न अपनी ज़ात, न ज़िंदगी, न हालात और न घर। टूटा कांच फिर जख्मी ही करता है, मगर मशरक़ी लड़कियों को अदाकारी की हासी मश्क होती है। वो खुद को जख्मी करके यूँ रह लेती हैं गोया कुछ हुआ ही ना हो। बलाज उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में हैरत थी। क्या कहना चाहती हूँ? वो 2 कदम मज़ीद आगे आई। बलाज उसे सांस लेते हुए महसूस कर सकता था। तुम अभी इसी वक्त उसे तलाक दोगे? बर्फ जैसा ठंडा लहजा था उसका। तुम्हें ये करना होगा बलाज, और अगर नहीं किया तो आज और अभी मेरा भाई भी अपने निकाह में एक और लड़की लाएगा और जेगम खानदान का वो पहला लड़का होगा जिसे खानदान की लड़की छोड़ेगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। बलाज की आंखों में जख्मीपन उतर आया। तुम आज भी वही हो, आला और ऊंची। आज भी मुझे अपना गुलाम समझती हो। अपनी बकवास बंद करो, वो पूरी कुव्वत से गुर्राई। तुम अपनी बेवफाई को मुझ पे नहीं थोप सकते बलाज। अभी के अभी उस लड़की को कॉल करो और उससे तलाक दो। मुझे ना कुछ और सुनना है ना देखना है। कॉल करो उसे, वो चिल्ला रही थी। आंसू ना जाने कहाँ से एक बार फिर उसकी आंखों में भर गए थे। हालत में कांटे उगाए, बलाज चुपचाप उसे देखता रहा। और अगर मैं उसे तलाक ना दूं तो? वो बेहद संजीदगी से बाजू सीने पे बांध कर बोला। जीनिया के दिल को किसी ने पर्ची से चीर दिया था। आंखें एक नुक्ते पे साकित हो गई। वो चंद लम्हे गूंज से उसे देखी गई, बस मंजर में गूंज की कहीं एक ही सदर गूंज रही थी। वो मुश्किल में तुम्हें छोड़कर आसानी को चुनेगा,
फिर मुझे तलाक दो। वो हर सोच को परे झटक कर रोबोटिक अंदाज से बोली। तमाम फैसले हो चुके थे। कोई उसकी साथ की नफी करे, कोई उसे छोड़कर किसी और को तरजीह दे। ये बर्दाश्त करना नामुमकिन था। क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहना। बलाज की आंखों में खून उतर आया था। सीनिया बेखौफी से उसे देखती रही। मुझे तलाक दो बलाज मीर। चबा चबा कर अदा किए कि अल्फाज और उसके बाद वो कोई लफ्ज़ नहीं कह सकी। बलाज ने दोनों हाथ उसके गले पे रखे और उसे घसीटते हुए दीवार से जा लगाया। सीनिया साकिन रही। तलाक चाहिए तुम्हें? इतनी जुर्रत है तुम्हारी कि तुम मुझसे तलाक मांगो? वो उसकी गर्दन पे अपने दोनों हाथों का दबाव बढ़ा रहा था। सीनिया को सांस लेने में दिक्कत हुई। उसके साथ हाथ गर्दन को झुलसा रहे थे, लेकिन वो मजम्मत न कर सकी। तुम्हारा पहला तासुर मोहब्बत था, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि तुम मेरी कबूलियत से बहुत दूर का मामला हो। मैं कम से कम तुम्हारा दोस्त रहना चाहता था, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ थी। इंसान अपना माजी नहीं भूलता, तुम भी नहीं भूली। अब भेद खुलने का वक्त है तो लो, मैंने भेद खोला। तुमसे शादी की वजह से मोहब्बत नहीं थी। उसने एक झटके से हाथ उसकी गर्दन से हटाए। सीनिया के जिस्म को एक झटका सा लगा। वो फर्श पे गिर पड़ी। आंखें साकित बर्दन शल। बलाज ने उस पे हाथ उठाया। बलाज एक बार फिर उसके करीब पंजों के बल बैठा था। बेदम हुए सीनिया के बाल उसकी गिरफ्त में आए, उन्हें मुट्ठी में दबाए हुए था और वह कर्व से आंखें मूंद गई। गरम गरम आंसू चेहरे को भिगो रहे थे। गर्दन चल रही थी और सर में टीसें उठ रही थी। शादियां ऐसी होती हैं, जीनिया ने कभी सोचा ना था। तुमसे शादी करने की वजह तुम्हारी परफेक्शन थी। तुम अब्दुल्ला का इंतज़ार 22 साल कर सकती हो, तो मुझे लगा अगले 22 साल मेरे लिए इंतज़ार कर लोगी। वो रफ्ता रफ्ता बेसांस हो रही थी। चंद लम्हों के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए। बलाज उसका यकीन तोड़ रहा था, सिर्फ खुद पर से नहीं, सारी दुनिया के मर्दों से। मैं तबाही के धाने पे हूँ जीनिया। मुझे लगा था तुम हाथ बढ़ाकर थाम लोगी। रंजीदा लहजा। मुझे लगा था तुम मेरा घर संभालोगी, हमारे बच्चे होंगे जिन्हें तुम सिंगल पेरेंट बनकर पालोगी। तुम मेरे मसाइल का हल निकालोगी। फिर जब मैं एक लंबी मसाफत तय करके आधी जिंदगी गुजार कर तुम्हारे पास हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा, तब वो लम्हात मेरी जिंदगी का बोनस मोमेंट होंगे। लेकिन वो रुका, आंखों में नमी ठहरी। तुमने सब बर्बाद कर दिया जैनी। तुम डिजास्टर हो। वो कहते कहते थक गया था। झटके से उसके बाल छोड़े। सीने यूं ही फर्श पे बैठी रही। बलाज अपनी जगह से उठा। शिकस्ता कदम लेते हुए सुरमाई सोफे पे थक कर बेसांस सा बैठ गया। कई लम्हे बीते, कई सातें गुजरी। दो लोग एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हुए भी एक दूसरे से बेइंतहा दूर थे। कई पल बाद उस प्राइवेट लॉन्ज ने एक हारी हुई बीवी नहीं, बल्कि मलका पद की आवाज़ सुनी थी। तुमने सही कहा बिलाज मीर। बिलाज मुड़ा नहीं। मैं डिजास्टर हूँ, और डिजास्टर सिर्फ खुद को नहीं, अपने आसपास सबको तबाह कर देता है। क्या तुम तबाह होने के लिए तैयार हो? पलाश ने एक झटके से गर्दन मुड़ी। सीनिया अपने पूरे कद के साथ खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, गर्दन पे उंगलियों के निशान, बाल बिखरे हुए। मोबाइल कान से लगा रखा था। आंखें किसी शैतानी सहर की आंखें थीं और कॉल जा रही थी। पलाश जानता था वो कॉल दो और घर तबाह करेगी। वो जानता था ये कॉल किसे जा रही है। क्या तुम नहीं जानते? वो मुश्किल में तुम्हें छोड़कर आसानी को चुनेगा। वो मोबाइल कान से लगाए खड़ी थी। आसपास बलाज के साथ खड़े गार्ड से उसके एक इशारे के मुंतज़िर थे। सोफों के उस पार बलाज खड़ा उसे देख रहा था। उसके आवाज़ चलते उसे समझ ना आया क्या करे। मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ बलाज, मैं शराकत बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें चुनना होगा, अभी और इसी वक्त फैसला लेना होगा। मेरी बात सुनो सैनी, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं बलाज ने आगे बढ़ना चाहा। जीनिया कदम पीछे लेने लगी थी। एक कदम भी और नहीं बलाज, वो पत्थर लहजे में बोली। या तो तुम उसे तलाक दोगे, या फिर मुझे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। उसका फैसला अटल था। बलाज कई लम्हे सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया। कैस गंभीर के घर में आओ तो वो नमाज की हालत में था। स्याह शलवार कमीज में मलबूस, सर पे जालीदार टोपी, बाजू सीने से नीचे बांधे वो बेहद पुरसुकून अंदाज में आयात पढ़ रहा था। कमरे का दरवाज़ा हल्की सी आवाज़ के साथ खुला। सुरमाई पैकी शर्ट के साथ सुरमाई स्वेट पैंट पहने, हाथों में कॉफ़ी की मग लिए मेहदी अंदर आता दिखाई दिया। यह सब सजदे में था। मेहदी दरवाजे पे रुक सा गया। वो कितना पुरसुकून लग रहा था। उसे मेहदी के अंदर आने की भी खबर ना हो सकी थी। वो सजदे में जाता तो काफ़ी देर बाद सर वापस उठाता था। उसकी हयात लंबी थी। उसके सजदे वक्त लेते थे।
मेरी छोटे छोटे कदम लेता उसके करीब ठंडे संगमरमर पे आलती पालती मारे बैठी हूँ। अगले कई लम्हात वो बस उसे देखता रहा था। उसे सलाम फेंककर अपनी दाईं जानिब देखा तो जरा सा हैरान हुआ। बलाज तेज से इस कदम लेता उसकी जानिब बढ़ाया। उसके चेहरे पे घबराहट के वाज़ेह आसार थे। बेवकूफ़ी मत करो ज़ैनी, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत है। भूख से मरेंगे हम सब। हम उसे तलाक दूँ या फिर मुझे तलाक दूँ? ज़ैनी मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये नहीं हो सकता। तुम पागल हो गई हो क्या? एक बार तहम्मुल से मेरी बात तो सुन लो। उससे सीने को कंधों से थामना चाहा। वो बेदर्दी से उसके हाथ झटक कर पीछे हुई थी। उसे तलाक दो या फिर मुझे तलाक दो। शायद उससे ये अल्फाज सिफ्स कर रखे थे। बलाज का दिल चाहा था उसकी जान ले ले। उसे सीनिया के हाथ से मोबाइल छीन कर पूरी कुव्वत से ज़मीन पे दे मारा। फिर खींच कर सीनिया को एक बार फिर दीवार से लगाया था। आंसू सख्ती से दबोचे, इतनी सख्ती से कि सीनिया को अपना जिस्म चलता महसूस हुआ। उससे बलाज के सीने पे हाथ रखकर उसे धक्का देना चाहा, मगर गिरफ्त सख्त थी। बलाज ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसका चेहरा ऊंचा किया। मैं आखिरी दफ़ा समझा रहा हूँ ज़ैनी, मुझसे गलती हुई है, मगर तुम मुझसे बड़ी गलती कर रही हो। तलाक एक कर्ज है। ये ना हो मैं वाकई तुम्हें तलाक दे दूँ, और मैं ऐसा कर सकता हूँ, याद रखना। ना जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि उससे बलाज को धक्का देकर खुद से अलग किया। लहू रंग आंखें उसकी आंखों में डाली। या तुम मुझे तलाक दो या फिर उससे तलाक दो। बर्फानंदाज लाताल्लुक लहजा वो बगावत भी उतर आई थी, हठधर्मी और जिद पे भी। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी मुसलसल उसे देख रहा था तो गैस को कोफ सी हुई। वो नमाज पढ़ चुका था, अलबत्ता चाय नमाज से नहीं उठा। टोपी उतार कर हाथ में रख ली। माथे पे बिखरे बाल उसे मासूम बनाते थे। मैं देख रहा हूँ आज तुम्हें खुदा कैसे याद आ गया। तुम्हारे जैसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारे जैसे बुरे लोग अल्लाह की तरफ नहीं जा सकते। शट अप, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा। मेरी ने आंखें घुमाई। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कैसे लाल में से कंधे उचकाए। बाहुदा, मैं कुछ नहीं जानता। झूठा कमबख्त। कैस, बनो मत। मेरी को कोफ्त हुई। से आंखों वाला मर्द चंद पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला। मैंने सुना है नमाज बुराइयों से रोक लेती है। मैं कुछ कर रहा हूँ जो बहुत गलत है। मैं चाहता हूँ मैं रोक लिया जाऊँ। मेरी का सांस जहाँ था वहीं थम गया। उसे मालूम था कैस अब क्या करने वाला है। वो मुश्किल में तुम्हें छोड़कर आसानी को चुनेगा। वो दोनों एक दूसरे से जरा से फासले पर खड़े थे। जीनिया की आंखें सुर्ख थी, गर्दन पे बलाज की उंगलियों के निशान, और बाजू चल रहे थे। उसके बाल बिखर गए थे। बलाज ने उस पर हाथ उठाया था। जीनिया को यकीन न आया कि कोई मर्द उस पर भी हाथ उठा सकता है। उससे सुना था शादी के बाद अम्मा को जब पहला थप्पड़ पड़ा था तब वो खामोश रही थी। उससे नहीं रहना था। अब्बा ने जब गालियां दी थी तो उसकी माँ बस रोई थी, वो नहीं रोएगी। जब अब्बा ने बेवफाई की थी तो अम्मा ने कई दिन उन्हें कुटहरे में खड़ा नहीं किया था। वो करेगी। जिन चीज़ों ने उसकी माँ की शादी हॉरिबल कर दी थी वो उन चीज़ों को नहीं दोहराएगी। बस एक सिर्फ यही एक तरीका था जिससे वो तबाही के धाने से हट सकती थी। यानी तुम्हारा फैसला नहीं बदलेगा? बलाज की आवाज़ कहीं दूर से आती थी। तुम्हें चुनाव करना होगा बलाज। उसी लम्हे फर्श पे पड़ा सीनिया हाकिम का मोबाइल थरथराया। एक तरफ बलाज था, दूसरी तरफ सीनिया। उन दोनों की नसें फ़ोन की टूटी स्क्रीन पे जमी थी, जहाँ बशर कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। मेरी शशर सा उसे देखिएगा। गैस किसी जवाब की तवक्का में था। जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम वही करने जा रहे हो? गैस इस बात में गर्दन हिला दी। मेरी की आंखों में कर्व उतरा, मगर वो गैस को रोक नहीं सकता था। वो रुकता ही ना। नमाज इस तरह काम नहीं करती गैस। सुकून यूं ही एक लम्हे में नहीं मिल जाता। दुआएं फ़ौरन से कबूल नहीं होती और बुराई फ़ौरन दफ़ा नहीं हो जाती। इस ज़मीन को, इस सारी कायनात को बनाने में चंद दिन लगे थे। क्या अल्लाह के लिए मुश्किल था कि बस एक कुन कह देता और एक झटके में सारी कायनात वजूद में आ जाती? वो चुप हुआ तो गैस को उसके बोलने की बेचैनी सी हुई। अल्लाह के कामों में हिकमत होती है। अगर गौर करो तो पता लगे कि हर चीज़ जो एक प्रोसेस के बाद वजूद में आती है वो रिलायबल होती है, और कभी कभी लाइफ टाइम भी। जिन दुआओं का हो जाना तुम इस वक्त मांग रहे हो, अगर माजी में पीछे जाकर देखो तो तुमने अल्लाह से बहुत कुछ मांगा था। इस वक्त हाल में मैं यकीन से कह सकता हूँ तुम उन दवाओं के कबूल ना होने पे शुक्र का सांस लोगे। अल्लाह की हर बात, हर काम, हर अमल में इतनी हिकमत क्यों है? बस दे देना जो हम चाहते हैं, फिर नफ़ा नुकसान, पछतावा, खुशी, वो सब हमारा।
कैस सब कुछ जान लेना चाहता था। मेहदी मुस्कुराया। अगर कोई बच्चा जलते हुए नारंगी कोयले से खेलने की ख्वाहिश करेगा तो जाहिर है माँ उसे रोकेगी, संभाल लेगी या फिर डांट मारकर उसे दूर कर देगी। वो कभी भी अपने बच्चे को जलने नहीं देगी, क्योंकि तकलीफ से बच्चे को नहीं माँ को भी होगी। अल्लाह जब हमें हर्ट होते देखता है ना, तो उसे बुरा लगता है, क्योंकि उसे हमसे मोहब्बत है। कैसे बेसारी से गर्दन घुमाई और उठ खड़ा हुआ। चाय नमाज लपेट कर दराज में रखी। मेहदी भी उठा था। मग यूं ही फर्श पे धरे रहे। दरवाजे तक जाते जाते मेहदी रुका। वजह कैस की पुकार थी। तुम किसी काम से आए थे? कहो क्या कहना है। मैं अपने मसाइल बताने आया था, लेकिन तुम पहले ही मसाइल ज़दा हो। मैं अपने मसाइल में हमेशा तन्हा था मेहदी, लेकिन तुम अपने राज मुझसे कहते थे। आजकल तुम मुझसे कुछ नहीं कहते। मेहदी के दिल को धक्का सा लगा था। यार, मैं थोड़ा सख्त हूँ ठीक है, मगर मुझसे बात कर लिया करो। मेहदी का वजूद संजीर हो गया। कैस के करीब कुछ ही लोग थे जिनसे वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबी बात भी करता था, और मेहदी उन लोगों में से था। कैस बेड पे बैठ गया। मेहदी ने मुड़कर उसे देखा। उसका दिल वसीजा था। छोटे छोटे कदम लेता वो उससे करीब आकर रुका। चंद पल, चंद सांसें भी थी। फिर मेहदी ने धीरे से उसके सर को अपने सीने से लगाया था। कैस कुछ ना बोला, न मुसम्मत की, बस चुपचाप बैठा रहा। सुकून से आंखें बंद कर ली। सब आंखों वाले मर्द ने उससे कंधे को थपका। चंद पल मजीद यूं ही उसे सीने से लगाए रखा, फिर दूर हुआ। अगले चंद पलों में वो राहदारी में लंबे लंबे टक भरता नजर आ रहा था। जीनिया ने आगे बढ़कर मोबाइल उठाना चाहा, लेकिन बलाज ने पैर से फोन को दूर पर ही किया। जीनिया एहसाया मुस्कुराई। तुम इस वक्त इस मोबाइल को मुझसे दूर कर सकते हो, मगर कब तक? तुम जाओगे और मैं बशर को कॉल करूंगी। फिर एक कॉल तुम्हें आएगी जिसमें तुम्हारी बहन की तलाक की खबर होगी। वो फुनकारी। मैं बर्बाद हुई तो आबाद किसी को नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगा था तुम मुझसे बेवफाई कर सकते हो। जीनिया, मेरी बात सुनो। प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं मजबूर था। मुझे मारना मजबूरी नहीं थी, वो गुर्राई। मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। जो तुम चाहोगी वो करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत होने लगी है। मुझे तुमसे नफरत है बलाज। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं सब फिक्स कर दूंगा। जीनिया, मुझे समझने की कोशिश करो। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी जगह पे। मुझे नहीं समझना। मैं कुछ समझना चाहती ही नहीं। तुमने मुझसे बेवफाई की है। मैं सब कुछ बशर को बताऊंगी। मैं बशर को, अब्बा को सब बताऊंगी। तुम देखना बलाज, मैं सबको बताऊंगी। बलाज ने बेवजह से आंखें मूंदी। देखो जीनिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत। प्लीज तुम ये सारी बातें फिलहाल खुद तक रखो। मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। हम इस बारे में बात करेंगे। तुम्हें लगता है तुम चंद दिन बाद आओगी और मैं हंसी खुशी तुम्हारे साथ रहने पर राजी हो जाऊंगी? मैं भूल ही नहीं सकती कि तुमने मेरे बराबर किसी और को लाकर खड़ा किया। मुझे नफरत है तुमसे, इस ताल्लुक से और तुम्हारे दावों से। बलाश ने आगे बढ़कर सख्ती से उसके दोनों बाजू दबोच लिए। अब अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। दुनिया तुम्हारे मुंह पे थूकेगी। वो रुका, बाजुओं पे मजीद जोर दिया। वो सहकुन लहजे में गुर्राया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, खामोश न रही, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। एक झटके से सीनिया का बाजू छोड़कर वो आगे बढ़ गया। दरवाजे पे पहुंचकर उसे रुकना पड़ा। सीनिया के हाथ में मोबाइल था और रोते हुए बशर को कॉल मिला रही थी। बलाज के पूरे जिस्म में शरारे दौड़ गए। वो वापस आया। सीनिया के चेहरे को दबोचा। उसकी गिरफ्त सख्त तकलीफ दे थी। अगर तुमने एक और बार मुझसे जिद की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो उसके कान के करीब गुर्राया। जीनिया ने हाथ में पकड़ा मोबाइल उसकी कनपट्टी पे दे मारा। बलाज पे यकीनी से पीछे हुआ। कनपट्टी से हल्का हल्का खून रिस रहा था। तुम्हें लगता है मैं डरती हूँ? तुम कहोगे मैं तलाक दे दूंगा और मैं डर जाऊंगी? आसियानी अंदाज से चीख रही थी। दो तलाक, दो ना। अगर है जरूरत तो तलाक दे कर दिखाओ। मैं बलाज मीर तुम्हें तलाक देता हूँ। वो इतनी जोर से दौड़ा कि सीनिया को अपने कान सुन होते महसूस हुए। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। वो फुनकारा था। फिर खामोशी छा गई, सूर जैसी खामोशी। सीनिया ने पलकें झपक कर उससे देखना चाहा, मगर बसारत धुंधली थी। वो घुटनों के बल फर्श पे गिरी। पलाज उसकी सेहत में बिल्कुल उसी तरह फर्श पे गिरा था। सीनिया चुप थी, शॉक्ड, बेयकीन। बलाज गिल्टी था, शॉक्ड और बेयकीन भी। एक ही सेहत में वो दोनों एक ही पोजीशन में फर्श पे गिरे थे।
उन दोनों ने एक लम्हे में बहुत कुछ खो दिया था। पलाश सुन हो गया, कनपटी से बहता खून साकित। ये उससे क्या कर डाला? फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो रही थी। उसके साथ आए बेतासुर चेहरे वाले मर्द अब कान में लगे नन्हे आले पे किसी की हिदायत सुन रहे थे। फिर पलाश ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा। आपको चलना होगा, बॉस का ऑर्डर है। कहते साथ उन्होंने उसे बाजू से पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। पलाश रुक सकता था मगर इस फ्लाइट के बाद उसे बहुत कुछ खोना पड़ता। जीनिया खाली खाली निगाहें फर्श पे जमाए बैठी रही। आसपास की सारी आवाज़ें बेईमानी हो गई थी। उससे गर्दन उठाकर पलाश को जाते हुए भी नहीं देखा। उसके होंठों पर कुफ लग चुका था। ज़हन तारीख होने लगा। वो मुश्किल में तुम्हें छोड़कर आसानी को चुनेगा। उसके समातों में अब भी उसी सदर की गर्दिश थी।